देखिए, अब बात कर रहे हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था क्या होती है भाई? एक पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें दो प्रकार से बांटा जाता है, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में और कुल 5 भागों में बांटा गया है। 3 भाग मुख्यतः होते हैं ठोस, द्रव और गैस। बाकी 2 और होते हैं प्लाज्मा और बोसाइंस्टाइन। और रासायनिक अवस्था कौन सी होती हैं? रासायनिक अवस्था भी 2 होती हैं, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को कई भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है हमारा समांगी उत्प्रेरण। भी समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? समांगी उत्प्रेरण है जहां अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान हो। दोनों की अवस्था क्या हो? अब एक बात करें हम, यदि अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। यदि अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। और अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस होना, यानी दोनों की जब अवस्थाएं समान होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। क्यों? कि जो अवस्था समान है तो वहां पर समांगी विलयन बनेगा और समांगी विलयन के द्वारा क्या होगा? समांगी उत्प्रेरण। जैसे में एग्जांपल ले लें हम, मानो ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से करा दें, ठीक है। और यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ भी ये भी गैस है देखिए, और ये भी गैस है और ये भी क्या है? जब देखिए दोनों अभिकारक भी गैस हैं और उत्प्रेरक भी क्या है? गैस है। अब यहां से बनेगा क्या? (2SO3), ठीक है, ट्राइसल्फेट कह रहे हैं हम इसे। अब देखो ये ठोस बन रहा है, द्रव बन रहा है या गैस बन रहा है, इससे मतलब नहीं है हमें मतलब है केवल अभिकारक और उत्प्रेरक से। इन दोनों की अवस्था समान होनी चाहिए। और अवस्था समान, जैसे हम एक और ले लें C12H22O11, ठीक है, और इसकी क्रिया हम जल से करा दें शर्करा के लिए। सुक्रोई क्रिया जल से करा देंगे तो ये बन जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और यहाँ लेते हैं उत्प्रेरक H2SO। भाई देखो ये भी क्या है? लिक्विड है। ये भी क्या है? लिक्विड है। और ये भी क्या है? लिक्विड है। अब यहाँ भी उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की अवस्थाएं क्या हैं? समान है। और जब अवस्थाएं समान होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरण। समझ में आ गया होगा? इसका सेकंड पार्ट ले लें। सेकंड पार्ट होता है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है भाई? इसका अपोजिट ये क्या था? विषमांगी। और विषमांगी में क्या हो जाएगा? अभिकारक उत्प्रेरक दोनों की अवस्था समान हो तो समांगी, और यही अवस्थाएं क्या हो जाएं? भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग अवस्थाएं हो जाएं तो यही क्या हो जाएगा? विषमांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी उत्प्रेरण के लिए एग्जाम्पल दें, जिससे हमने ले लिया, मानो नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन दोनों ही क्या हैं? गैस हैं। और इन दोनों की क्रिया कराने से बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा? संतुलित करेंगे तो यहाँ n के 2 हैं, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। अब
इस अभिक्रिया में दोनों गैसें हैं, परंतु यहाँ एक उत्प्रेरक भी होता है। और उत्प्रेरक क्या होता है? लोहा, Fe। क्या होता है? और Fe क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? अब भाई अभिकारक और उत्पाद दोनों की, सॉरी, अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक जब दोनों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। देखो भाई, अब बात करते हैं नंबर 3, स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है बेटा? देखो, जैसे कि नाम आ रहा है स्वतः। स्वतः का मतलब है यहाँ में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होना है वो खुद के द्वारा ही होना है। भाई कोई काम स्वयं हो गया, ठीक है, तो वहां उसे हम क्या कहेंगे? स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः का मतलब है स्वयं के द्वारा ही, हमें कोई बाहर से, देखो ये रिएक्शन है, हमने यहाँ पर जो एफ ही है उसको हमने बाहर से लिया है, या हमें बाहर से कुछ नहीं लेना, इनमें से ही कोई पदार्थ, यानी भाई अभिकारक की जब रिएक्शन होगी तो वो धीरे धीरे रिएक्ट होते होते उत्पाद में बदलेगा, और जैसे जैसे उत्पाद बनता जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया की गति बढ़ती जाएगी। उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरण। यानी जहां पर स्वयं का ही उत्प्रेरक हो, जहां उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतः। जैसे देखो एग्जांपल बता दो एक, जैसे एथिल एसीटेट CH3COOC2H5, ठीक है, ये क्या है? एथिल एसीटेट। और इसकी क्रिया हमने जल से करा दी। किससे करा दी? जल से। और जब इसकी क्रिया हम जल से कराएंगे तो हमें एक तो बन जाएगा CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH, CH3COO, और एक H ले लिया यहां से, ठीक है। अब जैसे ये क्या है भाई, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे IUPAC नेम, उनमें ये क्या बनेगा? 2 कार्बन आ रहे हैं और 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, यानी एथेनोइक अम्ल। ये क्या बन गया? एथेनोइक अम्ल, या एसिटिक अम्ल भी कह देते हैं इसको। प्लस अब बचा क्या? देखिए यहां से C2H5 यानी H4 बचे, यहां से हमने एक H को यहां पर ले लिया है, और यहाँ H2 यहां से बचे। कितने हो गए? 6H, और एक क्या बच रहा है? O। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि C2H5 ये क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें इसमें सबसे पहले बनता है क्या? एथेनोइक अम्ल। क्या बनता है? और जैसे ही एथेनोइक अम्ल बन जाता है तो ये स्वयं एथेनोइक अम्ल ही उत्प्रेरक का काम करने लगता है, और बहुत ही अति शीघ्र, बहुत ही जल्दी, कुछ सेकंड में ही ये एथेनॉल बना देता है। क्या बना देता है साथ में? एथेनॉल। यानी पहले उत्प्रेरक बनने में, सॉरी, पहले उत्पाद बनने में, पहला उत्पाद कौन सा है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को बनने में समय लगता है, और जैसे ही एथेनोइक अम्ल कंप्लीट हो जाता है तो यही स्वयं उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देता है, और क्या बना देता है? एथेनॉल साथ में बना लेता है। तो यानी वह विक्रिया जिनमें हमें उत्प्रेरक यहां न लेना पड़े अलग से, उनको क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरण। यानी स्वयं का उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे तो उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरण। देखो भाई, नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, बात करते हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण क्या होते हैं? जो हमारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं
और ये जंतुओं में या पेड़ पौधों में पाए जाने वाले एक तरह के उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं, और ये अदृश्य होते हैं, और अदृश्य उत्प्रेरकों को हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। या वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। और जिन प्रक्रियाओं में एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। भाई एक ऐसा पौधा होता है छोटा सा, और वो रिएक्शन करते करते समय बीतते बीतते बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। किसके कारण? वहां भी तो कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर। भाई पौधा अपने अंदर भोजन बना रहा है, सूर्य के प्रकाश में स्टार्च के रूप में पानी भी अवशोषित कर रहा है, वहां भी रिएक्शन कर रहा है, तो उसे भी वो रिएक्शन जो हो रही है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है? एंजाइम्स की उपस्थिति में। देखो मैं बात करूं, एक रिएक्शन होती है 6H2O प्लस के 6CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल, और ये बनता है C6H12O6 प्लस के 6O2। ये हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये क्या है? ये एक एंजाइम क्या है? और ये एंजाइम कहाँ मिलता है? पत्तियों में। इसका काम क्या होता है? हरी बनाए रखना। साथ ही ये काम करता है एक सोलर पैनल की तरह। किसकी तरह? भाई हम धूप में बैटरी रख दें हैं, और बैटरी के तार इन्वर्टर से जोड़ दें, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और यदि उसके तार हम सोलर पैनल से जोड़ें तो हो जाएगी। तो वही कंडीशन क्लोरोफिल की होती है, एक तरह का सोलर पैनल है। क्या है? ये सूर्य के किरणों को पत्तियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये जो पौधे होते हैं जल कहाँ से लेते हैं? जड़ों से लेते हैं। इनमें ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम का कार्य होता है जल का अवशोषण करना, और फ्लोएम का कार्य होता है खाने को पूरे पौधे में पहुंचाना। देखिए पौधे जल लेते हैं जड़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वायुमंडल से, पत्तियां अवशोषित करती हैं सनलाइट, और इसी दौरान क्या होती है? इनमें रिएक्शन होती है जिससे ग्लूकोज यानी स्टार्च बनता है, और क्या बनता है? ऑक्सीजन। स्टार्च को पौधे अपने रंध्रों के माध्यम से अपने जो तना होता है स्टेम में उसको स्टोर कर लेते हैं, और ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो यही फ्लोएम जो होता है वो उस भोजन को लगातार ट्रांसफर करता रहता है पूरे पौधे में। और ऐसे हमारे बॉडी में होता है। हम जो खाना खाते हैं उस खाने को पचने में यदि हमारे अंदर एंजाइम काम नहीं करें तो उस खाने को पचने में 50 वर्ष लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? तो कह सकते हैं कि बिना जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के कोई भी जीवन संभव नहीं है, बिना एंजाइम की उपस्थिति के। भाई हमने आज खाना खाया, 50 साल में पचेगा, तब तक हमारा कल्याण है लेगो। भाई हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीवर है, आते हैं, और ब्लड भी है, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हीमोग्लोबिन भी चाहिए, हर चीज चाहिए होती है। उसकी पूर्ति कहाँ से होती है? खाने से होती है। कहाँ से होती है? अब वो खाना हमारा 50 वर्ष में पच पाएगा तो क्या हम 50 वर्ष तक भूखे बैठे रहेंगे? भाई आज खाना खा लिया और आज के बाद 50 साल बाद खाएंगे फिर। पर हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है, एंजाइम होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ से रिलीज होता है? हमारे अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। हम जैसे जैसे खाना खाते हैं और वैसे वैसे ही ये रिलीज होने लगता है। देखिए हाँ, बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमने कोई जल्दी जल्दी काम है, जल्दी जल्दी में खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा? वो खाना अच्छी तरीके से पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि HCl हमारे मुंह के चलाने पर डिपेंड करता है। जितना हम खाना खाने में मुंह चलाएंगे, जितना उसको रौंथेंगे, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उतना ही अच्छा उसका पाचन होगा।
ये बूंद बूंद करके हमारे जो फूड पाइप होता है, आहार नाल होती है, उसमें निकलता है HCl, और खाने के साथ मिल करके अंदर चला जाता है। अंदर जला के उसको जलाना शुरू कर देता है खाने को, और उसको कुछ ही घंटों में पचा देता है। यानी जो अभिक्रिया हमारी 50 वर्ष में हो रही है, वो अभिक्रिया कुछ घंटों में ही कंप्लीट हो गई। और हम 2 घंटा पीछे कह देना, ले आओ भैया खाना दोबारा। अगर दिन में बढ़िया दावत मिल जाए तो आदमी 2-3 बार तो प्यार से खा जाए, और कोशिश करे कि और एक और बार राउंड लग जाए। उस कंडीशन में पेट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो HCl है वो हमारा पर डे एक निश्चित अवस्था में बनता है, और निश्चित अवस्था में बनने के कारण भाई हम बार बार खाना खाएंगे या ज्यादा खाना खा जाएंगे तो अपच रह जाएगा, यानी पच नहीं पाएगा। जो अपच पदार्थ हमारे पेट में रहेगा तो वहां क्या होगा, पेट में दर्द होगा, उल्टियां भी हो सकती हैं, खट्टी खट्टी डकार आएंगी, बहुत सारी समस्या हो सकती हैं। तो उन सबसे बचना है तो उसका एक ही उपाय है कि नियमित खाने का हमारी टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए, और हमारा खाना भी फिक्स होना चाहिए कि हमें पर डे यदि 4 रोटी खानी है तो दूसरे भी 4 ही खाएं, और मोस्टली खाने की टाइमिंग फिक्स रखें।